सो गाइस इमेजिन दिस। गूगल जो है वो 1.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट 1.4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टीसीएस ने अनाउंस किया है कि वो 57,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा और रिलायंस ने बोला है कि 8.2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 20 लाख करोड़ के आसपास बाय 2030। और ये सिर्फ एक चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो है डेटा सेंटर्स। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि 1 लाख प्लस जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगी 2030 तक। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया को एकदम ग्लोबल हब बना सकता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और जो सारे ये सब जो डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं विशाखापट्टनम, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र। इनको आप मेगा डेटा सेंटर सिटीज़ भी बोल सकते हैं फ्यूचर की। जो डेटा सेंटर बनने वाले हैं उनकी कैपेसिटी होने वाली है 500 MW से लेकर 1 गीगावाट तक की। और मतलब अगर आप उसको इमेजिन करना चाहोगे तो ये ईडन गार्डन जो स्टेडियम है उससे भी 2 गुना बड़े होंगे ये डेटा सेंटर्स। जो फैसिलिटीज़ बनने वाली हैं वो। पर रुको, तो क्या इसमें सब एक अच्छी चीज़ें ही हैं? कोई डार्क साइड नहीं है? डार्क साइड भी हैं भाई। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वाटर क्राइसिस, पावर शॉर्टेज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये सब कुछ हमारे सामने आने वाला है अगले कुछ सालों में। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा सेंटर बूम की। उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कुछ प्रोस कॉन्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखेंगे कि क्या होने वाला है इसमें। और अगर आप आईटी में हो और अगर आप टेक एस्पिरेंट हो या आप इन्वेस्टर हो या आप को डेटा सेंटर के बारे में नॉलेज रखनी है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इंडिया में डेटा सेंटर का एक बूम आने वाला है। आज 2026 अगर हम बात करें तो 1.4 से लेकर 1.7 गीगावाट तक का ही हम लोग यहाँ पे डेटा सेंटर की कैपेसिटी है इंडिया में। लेकिन 2030 तक 9 से 15 गीगावाट जो है हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 10x ग्रोथ होने वाली है अगले 4 सालों में। इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हो चुकी है। टोटल 250+ बिलियन डॉलर्स मतलब 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि 2030 तक होगी। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें मेजर प्लेयर्स कौन है और उन्होंने क्या कमिटमेंट की है। तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो है गूगल। उसने बोला है कि मैं 15 बिलियन डॉलर्स जो हैं मतलब 1.2 लाख करोड़ जो है वो मैं इन्वेस्ट करूँगा। लोकेशन भी उसने बताई है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे वो करने वाले हैं अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश, जिसकी कैपेसिटी होने वाली है 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर हब। टाइमलाइन है 2030 से लेकर 2026 से लेकर 2030, तो 5 साल का टाइमलाइन है। फीचर्स इसमें होंगे कि इसमें इंटरनेशनल सबसी गेटवे होगा, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, ये सब इसके फीचर्स होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोला है कि वो भी एआई जो डेटा सेंटर है वो बनाने वाले हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्लेज की है वो है 17.5 बिलियन डॉलर्स मतलब 1.4 लाख करोड़। लोकेशन उन्होंने दोबारा साउथ को ही चूज़ किया है, हैदराबाद, जो कि इंडिया का साउथ सेंट्रल रीजन आप उसको बोल सकते हो। कैपेसिटी इसकी लार्जेस्ट हाइपर स्केल रीजन इन इंडिया होगा। टाइमलाइन है मिड 2026 में गो लाइव होने की उसकी टाइमलाइन है। एडिशनली जो वो है माइक्रोसॉफ्ट है वो एक्सपैंड कर रहा है चेन्नई और पुणे रीजन्स में भी। अपना लोकल प्लेयर टीसीएस, उसने भी बोला है कि वो भी 7 बिलियन डॉलर्स मतलब 57,000 करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट करेगा और 1 गीगावाट का जो है वो एआई डेटा सेंटर के लिए। टाइमलाइन 5 से 7 साल में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। फर्स्ट कस्टमर जो इसका होगा वो भी डिसाइड हो चुका है, ओपन एआई होगा इसका फर्स्ट कस्टमर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी प्लेज किए हैं अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स मतलब 8.2 लाख करोड़ रुपीस। लोकेशन कोई सोचने की भी बात नहीं है, गुजरात होगी लोकेशन। गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर होगा। टाइमलाइन है बाय 2035 मतलब 2035 तक बन के तैयार होगा। फोकस होगा इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड होगा ये। तो इसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही ऑपरेट करेंगे। और भी बहुत सारे ग्रुप है, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, योटा डेटा सेंटर हो गया,
इन लोगों ने भी प्लेज किया है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट ला रहा है। 1.24 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर डेवलपिंग द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। 1 लाख करोड़ अनाउंस किया था बजट 2026 जो भी पीछे गया था फॉर सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। जो नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी है वो भी ड्राफ्ट की जा रही है, यूजुअली वो फाइनलाइज स्टेज पे है। स्टेट इंसेंटिव्स भी दे रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सब अर्ली अडॉप्टर्स है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देने की तैयारी कर ली है। कर्नाटका, गुजरात में भी मेगा हब्स बनने वाले हैं। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का फर्स्ट पर्पस बिल्ड एआई डेटा सेंटर बनने वाला है एमपी में। तो टैक्स हॉलीडेज, सब्सिडाइज लैंड, एक्सपीडिएटेड क्लियरेंसेस सब कुछ मिल रहा है। बट ये सब अभी क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हमें जानना होगा। तो पहला रीज़न है एआई एक्सप्लोजन। आपको पता है चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, डीप सीक सब मैसिव सबको जो एलएलएम्स है उनको मैसिव कंप्यूट चाहिए। और एआई वर्कलोड जो है वो फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं आपके ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से। इनमें हाई जीपीयू, टीपीयूज, हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इसलिए तैयारी की जा रही है इतने सारे डेटा सेंटर्स बनाने की। रीज़न 2 है क्लाउड अडॉप्शन। इंडिया का जो क्लाउड मार्केट है वो बहुत ज़्यादा पेस में ग्रो कर रहा है, 20% CAGR पे। तो बिजनेसेस जो हैं वो ऑन प्रेम से क्लाउड में माइग्रेट हो रहे हैं। लोकल डेटा सेंट्रिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, इस वजह से भी इतने सारे डेटा सेंटर्स की तैयारी कर रही है डिफरेंट कंपनीज, और सरकार भी उसकी हेल्प कर रही है। रीज़न 3 है डेटा लोकलाइजेशन लॉ। जैसे आपको पता है कि जो डेटा है वो लोकलाइज करना, जो डेटा को है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो फाइनेंशियल, टेलीकॉम, गवर्नमेंट डेटा जो है वो ज़रूरी है कि इंडिया में ही स्टोर किया जाए। तो इसलिए रेगुलेशंस लाई जाएंगी ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में ही डेवलप हो और जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर रहे। जो अगला रीज़न है, रीज़न नंबर 4, वो है इंडिया जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हब है। आपको पता है कि इंडिया में हमेशा यूजुअली जो यूरोप और यूएस में है उससे कंपैरेटिवली प्राइस काफ़ी कम रहता है। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी वो 40 से 50% कम आएगी एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड यूरोप। और इसमें डीप टेक टैलेंट जो है इंडिया में अवेलेबल रहता है, आपको पता है। और गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव दे रही है, इस वजह से भी लोग जो हैं वो इंडिया की तरफ खींचे आ रहे हैं। जो रीज़न 5 है वो है डिजिटल इकोनॉमी स्केल। मतलब 900 मिलियन प्लस इंटरनेट यूज़र्स है इंडिया में, और बहुत सारा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से हमारे पास तैयार है, जैसे कि आधार, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैसिव डेटा जो है वो जनरेट होता है डेली। तो इसलिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सिर्फ एक हाइप नहीं है, ये एक रियल चीज़ है। दिस इज़ अ रियल डील दैट इज़ गोइंग टू हैपन हेयर इन इंडिया अगले 4 से 5 सालों में। बात कर दी कि क्यों एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। अब हम इसके प्रोस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा प्रोज होगा वो होगा मैसिव जॉब क्रिएशन। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1 लाख प्लस जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, और ये एक कंजर्वेटिव एस्टिमेशन है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं 2030 तक। रोल्स जो क्रिएट होंगे वो होंगे डेटा सेंटर क्लाउड इंजीनियर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेवऑप्स इंजीनियर। ये कुछ टेक्निकल रोल्स हैं, और नॉन टेक में भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ही यूज़ होगा। सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स आने वाली है, क्योंकि जो एआई कंस्ट्रक्ट होगा उसमें सिविल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। फैसिलिटी मैनेजर्स, पावर ग्रिड स्पेशलिस्ट, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, ये सब होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा एंसिलरी जॉब्स भी आने वाली हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजर्स, पेटेंट अटॉर्नी, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, टेक्निकल रिक्रूटर्स, ये सब होने वाली हैं। तो आपको पता है कि 2800 प्लस न्यू डेटा सेंटर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन उनका हो रहा है ग्लोबली, और मिलियंस ऑफ टेम्पररी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। इंडिया में भी ये डेटा सेंटर का बूम जो है वो चालू हो गया, और 1000 ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब्स जो हैं वो भी आने वाली हैं अगले 4 सालों में। जो दूसरा प्रो होगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो
जो जनरेटिव एआई का रेवेन्यू प्रोजेक्शन है वो है 4.38 बिलियन बाय 2030। ये एक्सीड करेगा आपके आईटी ग्लोबल सर्विसेज को, जो कि अभी 400 बिलियन है इंडिया का। और 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है मैसिव जीडीपी कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जो अगला प्रो होगा वो होगा टेक लीडरशिप एंड इनोवेशन। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल एआई हब बनना चाहता है, नॉट जस्ट दी सर्विस प्रोवाइडर। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर भी बनना चाहता है। एआई मॉडल्स जो हैं वो इंडिया में ही ट्रेंड होंगे। सॉवरेन एआई काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे, गवर्नमेंट बैक मॉडल्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। फरवरी 2026 एआई समिट में इंडिया ने अपना पहला फाउंडेशनल एआई मॉडल जो है वो शोकेस किया था। तो ये भी एक अच्छी बात है। इंजीनियरिंग टैलेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, मैकेनिकल बैकग्राउंड, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की बात हो रही है। प्रो नंबर 5 है एनर्जी ट्रांजिशन। 2025 तक इंडिया जो है वो एडेड 44.5 रिन्यूएबल सोलर और विंड एनर्जी। तो टोटल रिन्यूएबल्स जो हैं वो 254 गीगावाट का है, मतलब 51% ऑफ द कैपेसिटी। और जो ग्रीन डेटा सेंटर्स हैं वो जैसे रिलायंस डेवलप कर रहा है, अडानी फोकस कर रहा है, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फोकस कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी बिकमिंग द कोर पिलर, और उससे काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और हम लोग इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करेंगे। तो ये बात तो हो गई प्रॉस की। तो प्रॉस के साथ साथ देखो कॉन्स भी आते हैं। कोई चीज़ में सिर्फ अच्छाई नहीं होती, बुराइयां भी होती हैं। सबसे पहला कॉन जो है वो है पावर क्राइसिस। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स हैं उनको एनर्जी इंटेंसिव कहा जाता है। मतलब एआई डेटा सेंटर वो कंज्यूम करते हैं 10 से 50 गुना मोर पावर देन दी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये एक अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर फिर भी पावर ग्रिड्स जो हैं वो इनके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर को मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। वर्जीनिया, टेक्सास, यूरोप डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं कर पा रही है कोई भी कंट्री इन डेटा सेंटर्स की ग्रोइंग डिमांड को। इंडिया की सिचुएशन आपको पता ही है कि इंडिया के पास अभी इतना ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का नहीं है, और इतना ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर इंडिया नहीं कर पाई इन लोगों को एक एनर्जी सप्लाई, तो उससे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होंगे, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, और जो पावर ग्रिड्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जो सेकंड क्राइसिस है, जो सेकंड कॉन होगा वो होगा वाटर क्राइसिस। तो देखो एक क्रिटिकल है, क्योंकि डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया जाता है, वो है वाटर से यूज़ किया जाता है। तो 60 से 80% ऑफ द इंडियन डेटा सेंटर्स हैं, उनको भी ज़रूरत ऐसे ही है, उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी टू कूल इट डाउन, तो जिससे हाई वाटर स्ट्रेस जो है वो आएगा। इंडिया जो है वो ऑलरेडी वाटर स्कार्स है। आपको पता है पानी की कितनी किल्लत होती है गर्मियों के महीनों में, और एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं रहता, किसी चीज़ के लिए पानी नहीं रहता, हाउस होल्ड के लिए भी काफ़ी कमी हो जाती है। तो सिर्फ वाटर पे डिपेंड करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट चैलेंज प्रोड्यूस करेगा इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन एनवायरनमेंट के लिए। तो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे लिक्विड कूलिंग है, इमर्शन कूलिंग है, एयर कूलिंग है, ये सब कुछ पहले से ही रहता है, और ये सब कॉस्ट इंटेंसिव है। मतलब पर इसको हर कोई डेटा सेंटर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, अभी भी ट्रेडिशनल पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। जो कॉन नंबर 3 है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो डिस्पाइट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की कमिटमेंट्स, जो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो उसका हाईली कार्बन इंटेंसिव होता है। तो स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक हाई एमिशन करती हैं, और ई वेस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि डेटा सेंटर की लाइफ साइकिल जो होती है वो 3 से 5 साल की होती है। उसके बाद जो कंपोनेंट्स है वो चेंज करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होने वाला है। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इंडिया को डंपिंग स्टेशन भी बोला जा रहा है बाय एक्सपर्ट्स, क्योंकि जो यूएस और अमेरिका की कंपनीज़ हैं वो अब एज अ डंपिंग ग्राउंड यूज़ करेंगी अपना ई वेस्ट इंडिया में फेंकने के लिए। और आपको पता है इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट कितना बेकार है। दिल्ली की बात करूँ तो इतने ज़्यादा कूड़े के पहाड़ हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। तो ये सब था, मतलब एक और मैं सोच सकता हूँ वो है हाई कंसंट्रेशन रिस्क। मतलब जॉब्स जो हैं वो
फ्यू सिटीज़ में ही कंसंट्रेट होकर रह जाएंगी, जैसे कि हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पुणे, गुजरात और चेन्नई। इससे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड रहेंगे, और वही है, एक सिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी और सैलरीज भी बढ़ेंगी, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये बातें हैं, मतलब जो प्रोज एंड कॉन मैं सोच पा रहा हूँ इसके बारे में। तो आप खुद को ट्रेन कर सकते हो इन डिफरेंट एआई टेक्नोलॉजीज़, अगर आपको इनमें जॉब लेनी है होता है। और आप नेटवर्क इंजीनियर सीखोगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डेटा सेंटर इस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्क इंजीनियरिंग की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए। मेरे फाइनल थॉट्स क्या हैं इस बारे में, तो देखो, जॉब सिक्योरिटी तो पता नहीं, पर जॉब क्रिएट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगी। मिड लेवल आईटी रोल्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी, पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उससे बढ़ेगी। इंडिया जो है वो नेक्स्ट एआई हब बनने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स जो हैं वो इंडिया में ही ट्रेन होंगे, लेकिन इससे हमारे एनवायरनमेंट में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने की सिचुएशन है, जिससे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के सामने फ्यूचर में। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।